Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and today we are going to study about political theory. लास्ट क्लास में हमने इसको एज अ स्टोरी समझा था, जो कि थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई थी, बट दिस टाइम हम इसे एक आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल आंसर, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस आंसर में हम किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे, तो आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो जो पहली स्लाइड है हमारी, दिस इज आर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी का हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड जो हमारी हेडिंग होगी वो होगा डिफाइनिंग द टर्म, हम डिफाइन कैसे करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को। उसके बाद सेकंड हेडिंग होगी हमारी मल्टी डायमेंशनल नेचर। अब क्योंकि इसके तीन डायमेंशंस हैं, तो वो सब हेडिंग्स हो जाएंगी। ये सब हेडिंग है एज अ हिस्ट्री, एज फिलोसफी, एज साइंस। देन थर्ड हमारी हेडिंग आती है थ्री फेजेस ऑफ इवोल्यूशन। अब पॉलिटिकल थ्योरी के भी कुछ फेजेस रहे हैं कि पुराने जमाने में पॉलिटिकल थ्योरी को किस तरीके से अप्रोच किया जाता था, मॉडर्न में, और कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी मतलब आज के जमाने में। तो ये सब हेडिंग्स हो जाएंगी, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी। फिर फोर्थ हमारी जो मेन हेडिंग है वो है व्हाई पॉलिटिकल थ्योरी मैटर्स। सो ये चार हेडिंग हम इस क्वेश्चन में कवर करेंगे। एक एक करके चारों को समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो सब्जेक्ट है, वो जो कोर सब्जेक्ट है, वो पूरा इंक्लूड करता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। यानी कि जो भी पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं, जैसे स्टेट क्या होगा, सोवरेनिटी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, अथॉरिटी एंड राइट्स, इन सारे पॉलिटिकल आइडियाज की डीप थिंकिंग, सिस्टमैटिक स्टडी। देखिए, पिछली लास्ट क्लास में हमने स्टोरी से यही समझा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक टूल है इन सारे आइडियाज को समझने का। इन सारे आइडियाज को बारे में जब आप डीप थिंकिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। तो कोर सब्जेक्ट इन सारे पॉलिटिकल आइडियाज को एक सिस्टमैटिक स्टडी इनकी करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिकल थ्योरी में ये है कि आप इन सारे पॉलिटिकल आइडियाज को फिलोसॉफिकली भी सोचोगे, इनकी हिस्ट्री भी समझोगे, साइंटिफिक इंक्वायरी भी करोगे। यानी कि आपको इनको तीनों, जैसे मल्टी डायमेंशनल नेचर में हम यही चीज पढ़ेंगे कि हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि फिलोसॉफिकल बातें करेंगे सारी, नहीं। हम केस स्टडीज भी करेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर ये आइडियोलॉजी अपनाई गई थी तो कैसे अपनाई गई थी, फिर उसका आउटकम क्या निकला था। थर्ड इज साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी में हम देखेंगे कि ये जब आइडियाज एक्चुअल में जब प्रेजेंट हुए थे, तो क्या स्टेटिस्टिक्स रहे थे उस समय पे। हम दो तीन गवर्नमेंट्स को कंपेयर करके भी देखेंगे। पूरा एम्पेरिकल इंक्वायरी हम करेंगे, साइंटिफिक इंक्वायरी हम करेंगे, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें इन सारी आइडियाज को, इवेल्युएट कर सकें कि कौन सा आइडियाज किस तरीके से बेहतर रहेगा, और प्रिडिक्ट कर सकें कि अगर कौन उस आइडिया को हम किस तरीके से सोशल अपने सोसाइटी में हम जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी इस पॉलिटिकल आइडिया को, तो उस इम्प्लीमेंटेशन का क्या आउटकम निकल सकता है, इसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये इंटीग्रेट करता है इन तीनों चीजों को, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। एंड इसके बाद भी वो रुकता नहीं है, इसके बाद वो और डीपर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई गवर्नमेंट एग्जिस्ट एंड व्हाट आर जस्ट सोशल ऑर्डर लुक्स लाइक। मतलब जितने भी एक पॉलिटिक्स रिलेटेड आपके डीप आइडियाज हो सकते हैं, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। नाउ डिफाइनिंग द टर्म। ये जो थ्योरी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड थ्योरिया से आया है, जिसका मतलब ये होता है कंटेम्पलेशन। यानी कि एक समझ को बनाना, एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, रिफ्लेक्टिंग द डिसिप्लिन फिलोसफिकल रूट्स। यानी कि जो डिसिप्लिन, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, इसके फिलोसफिकल रूट्स क्या है, उनके बारे में विचार विमर्श करना। अब कई थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने
पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करने की कोशिश की है, लाइक जॉर्ज सबीन, डेविड हेल्ड, आर्नोल्ड ब्रेक। अब ये सारे जो पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करते हैं वो एक इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क कंबाइनिंग एम्पेरिकल एनालिसिस विद फॉर्मेट नॉर्मेटिव इवोल्यूशन। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। एनालिटिकल फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम एनालाइज करते हैं अलग अलग आइडियाज को, और इसमें इस फ्रेमवर्क में हम हर चीज कंबाइन करते हैं। हम एम्पेरिकल एनालिसिस मतलब साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं और उनको एनालाइज करते हैं कि भाई ये जब आइडियाज इंप्लीमेंट किए गए थे या सोसाइटी को ये जो आइडियाज हैं ये कैसे शेप करते हैं। उसके बाद नॉर्मेटिव एवेल्यूशन, यानी कि हम हिस्ट्री से या फिर केस स्टडी से इसको इवेल्युएट भी करते हैं। ठीक है। थ्योरी एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेज नॉलेज। अब ये जो थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी, ये हमें एक्सप्लेन करेगी पॉलिटिकल आइडियाज को, हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में मदद करेगी कि कौन सा आइडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी में। उसके अलावा जितनी भी नॉलेज अभी तक हमें है, जैसे कि देखिए, ये बार बार मैं जो पॉलिटिकल आइडियाज कह रहा हूं उन पॉलिटिकल आइडियाज का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक अलग से चैप्टर हो सकता है स्टेट, अलग से चैप्टर हो सकता है जस्टिस, अलग से चैप्टर हो सकता है लिबर्टी, इक्वालिटी, अथॉरिटी, राइट्स। ये सारे पॉलिटिकल थ्योरी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इन आइडियाज के ऊपर हम पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम उसमें एकदम सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एक फ्रेमवर्क, एनालिटिकल फ्रेमवर्क में उनको पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मली जब हम आमतौर पर किसी भी पॉलिटिकल आइडिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे हम जो भी बातें करते हैं, हो सकता है हम डीप थिंकिंग भी करते हो, पर मोस्टली जो हम बातें करते हैं वो वही होता है जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, वही हमारी थिंकिंग को शेप कर रहा होता है। बट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इमोशन से नहीं चलती, क्योंकि रील्स वगैरह या सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे, या नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम जो हमारी न्यूज चैनल्स होते हैं, वो भी एक इमोशनल एंगल डाल देते हैं। एक प्रॉपर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के फॉर्मेट से कोई भी इन आइडियाज को प्रेजेंट नहीं करता। बट ये जो सब्जेक्ट है ये इसीलिए वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें इमोशंस को इतना कंसिडर नहीं किया जाता। इसमें कंसिडर, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम हर आइडिया को एनालिटिकली हम जो है उसको समझेंगे। ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी उन आइडियाज को प्रॉपरली। प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो भी नॉलेज उस आइडिया से रिलेटेड हमारे पास अभी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए कैसी नॉलेज जस्टिस को लेकर हमारे पास क्या नॉलेज है, मैं आपको बहुत ही छोटे रूप में बता देता हूं कि जस्टिस कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं। जस्टिस में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज जस्टिस, फिर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग फिलोसोफर्स या पॉलिटिकल थ्योरी के जो मेन थिंकर्स रहे हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, जस्टिस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। तो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद जस्टिस, हम इसमें भी देखते हैं कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहीं आप देखेंगे कि अमीरों को ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रखे हैं, गरीब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ये एक अनजस्टिस का एक फॉर्मेट ही तो है कि अमीर लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, गरीब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। उसके बाद कई थ्योरी भी आई है, जैसे जस्टिस के मामले में जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस को हम परस्यू कैसे कर सकते हैं। नाउ दिस कम्स अंडर प्रिडिक्शन, कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस को कैसे परस्यू करना चाहिए, है ना। तो एक एक छोटा सा टर्म है जस्टिस, जिसको हम रेगुलरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट स्टिल पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा, एक वास्ट सब्जेक्ट होता है जहां पे हम इमोशंस से ट्रिगर्ड होके बातें नहीं करेंगे। हम उसको समझेंगे व्हाट इज जस्टिस, उसके थिंकर्स क्या सोचते हैं उसके बारे में,
उसके अलावा प्रिंसिपल्स क्या है ना? तो ये सारी बातें पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है? अब जैसे मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी की डायमेंशंस की हमने कल भी बात करी थी। अभी भी हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री से उठाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री है वो फैक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है ना। जब भी आप देखिए, हम इस वीडियो का बनाने का पर्पज ही ये है कि हम आंसर राइटिंग समझ पाए, है ना? तो जब आप इस हेडिंग को देंगे तो आप इस सब हेडिंग में भी ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लिखनी है। जो वर्ड्स जो मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, फैक्चुअल फाउंडेशन, कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग, ये दो चीजें आपको जरूर लिखनी है ना? कि जो हिस्ट्री है वो हमें एक फैक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। हम हिस्ट्री के किस्से उठाते हैं, रियल इवेंट्स उठाते हैं, रियल इंस्टीट्यूशंस उठाते हैं कि वो कैसे वर्क करती थी, ट्रेडिशंस उठाते हैं जिन्होंने गवर्नेंस को शेप किया है। आज हमारी गवर्नमेंट जैसे भी वर्क करती है, जैसे भी फंक्शन करती है, उसके रूट्स कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से ही। नाउ कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग। पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं, आप देखिए सोसाइटी इवॉल्व करती है, तो हर हर पॉलिटिकल आइडिया का कोई ना कोई स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है। जैसे लिबर्टी की अगर हम बात करें तो शायद वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ह्यूमन राइट्स भी अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई हैं। उससे पहले ह्यूमन राइट्स की ज्यादा बातचीत नहीं की जाती थी, ठीक है? तो हर पॉलिटिकल आइडिया का कोई ना कोई कंटेक्स्ट, कोई स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहा है। उन चीजों को समझता है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इज फिलोसफी। अब हिस्ट्री की बात हमने कर ली, लेकिन शुरुआत जो पॉलिटिकल थ्योरी की हुई थी वो एज अ फिलोसफी हुई थी। और ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये फिलोसफी से ही निकल के आया। तो जो पुराने पॉलिटिकल थ्योरी थिंकर्स रहे हैं, वो फिलोसफी के अप्रोच से ही हमेशा पॉलिटिकल थ्योरी को देखते थे। जैसे अगर वो जस्टिस की बात कर रहे हैं तो वो बात करते थे फेयरनेस इन लॉ एंड सोसाइटी, वो इसके बारे में बातचीत करते थे। इसका रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सब बाद में ये सब चीजें आई। शुरुआत में फिलोसॉफिकली हम लोग चलते थे, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी बातें फिलोसॉफिकली की जाती थी। इनका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं था, कोई कंटेक्स्ट नहीं था, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी इनसे रिलेटेड। तो शुरुआत में सिर्फ फिलोसफी पे बेस चलते थे। आज भी अगर हम इन आइडियाज को लेकर चलते हैं तो शुरुआत हम फिलोसफी से ही करते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ प्रोवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज इन अ जस्टफुल मैनर। तो फिलोसफी से ही सारी बातें शुरू हुई हैं, है ना? देन कम्स पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। अब शुरुआत हम फिलोसफी से करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाएंगे, बट यहाँ पे हम एज अ पॉलिटिकल थ्योरी स्टूडेंट रुकेंगे नहीं। हम बात करेंगे कि इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं, कि जब इन आइडियाज को रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया गया या ऑब्जर्व किया गया, या इन पर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ नए रूल्स एंड पॉलिसीज आई, क्या वो वर्क करती हैं या वो नहीं वर्क करती हैं, क्या उन रूल्स एंड पॉलिसीज के क्या ड्रॉबैक्स रहे, इन सबको ऑब्जर्व करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, इनसे रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाना, उनको टेस्ट करना, सिस्टमेटिक रिसर्च करना, ये सारी चीजें आती हैं एम्पेरिकल मेथड में। उसके अलावा कंटेक्स्ट को उठा के उससे कंक्लूड करना कि डिफरेंट सोसाइटी की क्या नीड्स। देखिए, आप देखिए, कोई भी पॉलिटिकल आइडिया हर कंट्री में सेम तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जाता। किसी पॉलिटिकल आइडिया का किसी और कंट्री में कुछ और इफेक्ट हो सकता है, हमारी कंट्री में कुछ और इफेक्ट हो सकता है। तो फाइंडिंग्स जो हैं वो वेरी करती हैं अक्रॉस सोसाइटीज। अलग अलग सोसाइटी में वो वेरी करेंगी, डिफरेंट होंगी। और जस्ट सोसाइटीज की बात ही नहीं, हिस्टोरिकल पीरियड्स, यानी कि पुराने जमाने में कोई आइडिया किसी और शेप को ले सकता है और आज के जमाने में कोई और शेप ले सकता है। तो सोसाइटी और हिस्टोरिकल पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं और कौन से एरा की, कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं। देन कम्स आवर नेक्स्ट हेडिंग,
थ्री फेजेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी भी इवॉल्व कर रही है धीरे धीरे। शुरुआत जब हुई थी, क्लासिकल अगर हम क्लासिकल फेज की अगर हम बात करें, तो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स जो हमारे रहे हैं, जैसे कि प्लाटो एंड एरिस्टोटल, ये सब एथिक्स, वर्च्यू, आइडियल स्टेट की बात करते थे। मतलब इनको सब कुछ ऐसा चाहिए था, आइडियल स्टेट, आइडियलिज्म, कि ये ऐसी बातें करते थे परफेक्ट स्टेट की, जहां पे स्टेट ही, जो गवर्नमेंट है वही सब कुछ अच्छा करना चाह रही है। वो चाह रही है कि सब जो है मिलकर एक अच्छी गुड सोसाइटी बनाए। ये मोरल वैल्यूज पर चलते थे। इनके पास कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं था, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो इनका सेंट्रल कंसर्न क्या था? क्रिएटिंग अ मोरली गुड सोसाइटी थ्रू पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू ये एक मोरली गुड सोसाइटी बनाना चाहते थे। अब आप सभी जानते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही पॉलिटिकल आइडियाज रियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जिनकी वजह से गवर्नमेंट इकलौती एक ऐसा रोल नहीं है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सोसाइटी में सब कुछ मोरली गुड कर सके। ये सारे थिंकर्स जो हैं आपको एथिक्स, जस्टिस और आइडियल स्टेट की बात करते हुए मिल जाएंगे। और ये सारे जो हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पे इतना फोकस नहीं करते थे। ये प्रिविलेज्ड नॉर्मेटिव विजन रखते थे। ये एक ऑलरेडी एक ऐसा विजन रखते थे जो कि नॉर्म्स वगैरह की बातें करता है, कि ये सारे रूल्स होने चाहिए, सारे लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे, एंड दैट्स इट। बट इन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता। देन कम्स मॉडर्न एंड कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। अब मॉडर्न फेज में क्या हुआ कि मॉडर्न जो, जैसे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी आगे बढ़ती रही, इवॉल्व होती रही, तो पॉलिटिकल थिंकर्स को लगा कि फिलोसफी इज नॉट द ओनली थिंग जो कि हमें हेल्प करेगी। उन्होंने देखा कि हिस्ट्री कुछ और कहती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ, वो है मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। अब कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था, वो बहुत ही, आप देखोगे, बहुत ही प्यारा एक आइडिया था, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट था। तो आइडिया अच्छा था, बट जब ये रियल वर्ल्ड में आया, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो आप देखेंगे कि डिक्टेटर्स जो हैं वो बहुत पैदा हुए थे। जो लेनिन है वो डिक्टेटर थे, पर वो कम्युनिज्म के आइडिया को बिलोंग करते थे, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को बहुत फॉलो करते थे। आइडिया अच्छा था, बट जब रियल वर्ल्ड में आया तो उसने कुछ और ही रूप धारण कर लिया था। सो दैट्स द होल पॉइंट। जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि फिलोसफी पे चलना काफी नहीं। देन कम्स कंटेम्पररी फेज। अब कंटेम्पररी फेज कहता है कि कंसेप्चुअल एनालिसिस, कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी आइडिया है, उसका एनालिसिस करेंगे। रैशनल चॉइस थ्योरी, कि मतलब जो भी चॉइसेस हम लोगों के पास होती हैं उसमें रैशनैलिटी क्या है, क्या सही क्या गलत, हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ना। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी हम आगे कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे। देन कम्स नॉर्मेटिव फिलोसफी, की नॉर्म्स वगैरह हैं वो कैसे बनने चाहिए। इन सारी चीजों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारी कंसेप्चुअल एनालिसिस, रेशनल चॉइस थ्योरी, गेम थ्योरी, नॉर्मेटिव फिलोसफी, ये सारे कुछ टूल्स यूज करते हैं कंटेम्परेरी फेज में। कंटेम्परेरी फेज मतलब जो आज का समय है, उसमें हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, ताकि हम रियल वर्ल्ड इश्यूज, जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल जस्टिस, ये रिसेंट के जो टॉपिक्स हैं, इनको हम डील करते हैं ना। डेमोक्रेसी पुराने जमाने से 100-200 सालों से चलता आ रहा है, पर स्टिल डेमोक्रेसी पर हमने अभी तक इतनी प्रॉपर स्टडीज नहीं, मतलब प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आइडियल डेमोक्रेसी की बात हम कर लेते हैं, पर रियल वर्ल्ड में आइडियल डेमोक्रेसी भी हम अचीव नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एक बढ़िया शेप कैसे ले सकती है ना? ह्यूमन राइट्स, वंस अगेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ह्यूमन राइट्स की कभी बात ही नहीं होती थी। तो ह्यूमन राइट्स का जो कंटेक्स्ट है, जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आता है। बट रियल वर्ल्ड में आज के समय में, कंटेम्परेरी टाइम्स में, ह्यूमन राइट्स कुछ और शेप ले चुका है। अब ये बहुत ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट बन चुका है अपने आप में।
ग्लोबल जस्टिस, पहले हम स्टेट वाइज जस्टिस की बात करते थे, अब हम ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है हम सारी इन आइडियाज को ग्लोबली देखते हैं। तो ये कंटेम्पररी फेज है और ये आगे भी और इवॉल्व होता रहेगा। तो ये सारी बातें हो गई थ्री फेजेस ऑफ इवोल्यूशन की, कि पहले फिलोसफी से शुरुआत हुई, फिर मॉडर्न फेज में हमने हिस्ट्री के भी बैकग्राउंड को समझना शुरू किया। हमने उसमें एथिकल आइडियलिज्म को रिप्लेस करके, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि हमने एथिकल आइडियलिज्म, यानी कि आइडियलिज्म को हम पीछे छोड़ा है कि भाई आइडियलिज्म बोलने में, सुनने में, बात करने में अच्छा लगता है, बट रियल वर्ल्ड में उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। तो मॉडर्न फेज में हमने रियल वर्ल्ड को डील करना शुरू करा, और कंटेम्परेरी फेज में हमने जो नए टॉपिक्स हैं या पुराने टॉपिक्स ही जो नई शेप ले चुके हैं उनको एड्रेस करना शुरू करा विद मॉडर्न टूल्स। ये जो टूल्स हैं ये मॉडर्न टूल्स हैं, ये मॉडर्न थ्योरीज हैं, जैसे गेम थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, कंसेप्चुअल एनालिसिस। ये सारी जो है ये मॉडर्न टूल्स हैं, और इन मॉडर्न टूल्स की मदद से हम पुराने इश्यूज या कुछ नए इश्यूज जो हैं उनको डील करना शुरू किया, पुराने इश्यूज जो नई शेप ले चुके हैं। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल हेडिंग विच इज व्हाई पॉलिटिकल थ्योरी मैटर्स। अब पॉलिटिकल थ्योरी इतना मैटर क्यों करती है। हमने बहुत बात कर ली कि पॉलिटिकल थ्योरी मॉडर्न टूल्स यूज करती है, और हिस्ट्री, फिलोसफी और साइंस का एक इंटीग्रेशन है। ये सारी बातें हमने कर ली, पर ये काम, ये मैटर क्यों करती है, इसके फंक्शन क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करती है। अब इंस्टीट्यूशंस कौन से हो गए, जैसे स्टेट, ये एक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट, ये एक इंस्टीट्यूशन है। अब गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सारी फंक्शन कैसे करती हैं, ये कुछ आइडिया। अब जैसे जुडिशरी है, उसका जुडिशियस होना ही एक बहुत बड़ा अपने आप में मैटर है, कि वो जस्टिस प्रोवाइड कर लिया ना। व्हाट इज जस्टिस, ये पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि व्हाट इज जस्टिस। जुडिशरी में आप राइट्स के लिए जाते हैं, तो राइट्स, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी हो गई। इसके ऊपर पूरा हम अ, एक इलेबोरेटिव डिस्कशन करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत है, किसको राइट कह सकते हैं, किसको राइट नहीं कह सकते, फिर राइट्स के टाइप्स क्या हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस को समझने में मदद करता है पॉलिटिकल थ्योरी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रोसेस क्या रहेगा, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बिहेवियर का क्या रहेगा अक्रॉस सोसाइटी। क्या हर सोसाइटी में जुडिशरी सेम तरीके से काम करती है, क्या हर सोसाइटी में गवर्नमेंट सेम तरीके से काम करती है, नहीं। तो अक्रॉस सोसाइटी उसका बिहेवियर चेंज होता है। ये सारी बातें हम करेंगे जब हम इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे, और इंस्टीट्यूशंस को समझने में मदद कौन करेगा, पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि वाई पॉलिटिकल थ्योरी मैटर्स। सेकेंडली, ये हमारे अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाती है। तो जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे वो आइडिया ऑफ राइट्स हो, आइडिया ऑफ इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, इन सब के नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स आप ये समझ सकते हैं, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। तो जो उसके रूल्स होंगे, जो उसके प्रिंसिपल्स होंगे, उनको समझने में, उनके सिस्टम को समझने में, उनको एनालाइज करने में, कि वो आइडिया कहाँ से आया, कैसे इवॉल्व हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उस आइडिया को लेकर, क्या सोसाइटी के व्यूज हैं, क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं थिंकर्स के, इन सब को एनालाइज करना है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। आप नॉर्मल बंदे से बोलें तो उसके पास जस्टिस को लेकर बहुत ही वेग आइडियाज होंगे, और हो सकता है हर किसी की अपनी अलग डेफिनेशन हो जस्टिस की। तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उन सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करते हैं। तो उनका जो कंसेप्ट क्लैरिटी होती है वो एक आम आदमी से बहुत बेहतर होती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड इज गाइड्स रिसर्च। लेट सपोज आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर। तो कोई भी गवर्नमेंट की पर्टिकुलर पॉलिसी होती है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडिया पर बेस्ड होती है। और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा मैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, हर पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट जो होता है उसकी रिसर्च करने में आपको पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल रहेगा। नेक्स्ट इज
प्रमोट्स रैशनल सिटीजनशिप। अब देखिए, सिटीजन हर कोई है इंडिया में, हर किसी के अपने विचार हैं। हो सकता है कि किसी के विचार जो हैं वो इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो, किसी के विचार उसकी ग्रीडीनेस पे जो है ट्रिगर होते हो, किसी के विचार जो हैं वो किसी और वजह से हिंडर होते हो। बट एक पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्टूडेंट है, उसके जो थॉट्स होंगे वो रैशनल होने चाहिए। रैशनल एज इन कि उसको राइट एंड रॉन्ग का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कंसेप्ट को डीपली एनालाइज कर चुका है या कर रहा है। तो जब वो फैक्चुअल एनालिसिस करेगा और एथिकल इवैल्यूएशन करेगा, तो वो जो डिसीजंस लेगा, तो वो जो बातें करेगा, जो अपने व्यूज रखेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसी के भी सामने, तो जो उसके व्यूज होंगे वो काफी रैशनल होंगे। एंड इनको रैशनल बनाने में हेल्प करेगा पॉलिटिकल थ्योरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बट एक लास्ट चीज मेरे को ये कहनी थी कि आंसर राइटिंग में हम इन सारी हेडिंग्स के सब हेडिंग्स भी लिखेंगे, है ना। जैसे वाई पॉलिटिकल थ्योरी मैटर्स अगर क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमारे पास चार जो है पॉइंट अपने आप बन गए हैं। इसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेपर में आंसर को एक्सपेंड करना होता है, तो जितना एक्सपेंड हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने टर्म को डिफाइन भी किया था, थ्योरिया वर्ड से थ्योरी वर्ड निकला है ना। उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे कुछ थिंकर्स डिफाइन करते हैं, तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन आ गई थी कि ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क है ना। देन हमने मल्टीपल जो इसके डायमेंशंस हैं उनके बारे में बात करी थी। हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस को तीनों को इंटीग्रेट करके चलता है। फेजेस ऑफ इवोल्यूशन हमने इसके पढ़े थे। उसके बाद वाई पॉलिटिकल थ्योरी मैटर्स। अब ये एक आपके पास 500 वर्ड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। नाउ आई वांट यू टू राइट अ आंसर ऑफ योर ओन। एक खुद का आंसर लिखिए। एंड मैंने इसमें कंक्लूजन हेडिंग नहीं दी है। मैं चाहता हूं कि आप 5 to 6 लाइंस का कंक्लूजन खुद प्रिपेयर करें। उसको आप चाहे तो कमेंट में भी टाइप करके दे सकते हैं। और मैं देखना चाहता हूं कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया है और अच्छे तरीके से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं। पेपर में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कंक्लूजन इसलिए ऐड नहीं करा ताकि मैं चाहता था कि आप कंक्लूजन खुद का बनाएं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।